हमारे ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल हेडक्वार्टर श्री मंतोष कुमार जी, जो कि दिल्ली से आए हैं, कि मंच पे आए सर। मंतोष कुमार जी एक अपनी अनूठी जोशीली भाषण कला के लिए जाने जाते हैं, पर दोस्तों उनको थोड़ा समय देना पड़ता है इस जोश में आने के लिए। तो आज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंतोष कुमार जी अपने इस नेचुरल वे में हमारी सभा को एड्रेस करें। सर प्लीज। सबसे पहले मैं अरुण कुकर जी का, मंच पे बैठे सभी सदस्यों का और जो इस आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी कॉमरेड्स का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कुकर जी ने कहा, जोशीले भाषण के लिए महफिल सज चुकी है, मौका निश्चित हो चुका है, आप सभी आमंत्रित हैं। फिर वहाँ पे जोशीले भाषण भी होंगे, शेरो शायरी भी होगी। आज समय की कमी है तो मैं बहुत संक्षिप्त सा ही उद्बोधन करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इकोसिस्टम को समझना है कि जहां पर हम काम कर रहे हैं, जैसा कि अभी अमित जी ने बोला, अजीत जी ने बोला, में कोई कहीं पहुंच गया, हम यहाँ आ गए, तो अब जब आ ही गए हैं तो वहां पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। हमें इस इकोसिस्टम को समझना होगा कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ये हैं किस लिए। दोस्तों, हमेशा ये फायदे नुकसान की बात कह के इसके खाने से चीज उठाकर आपके खाने में रख देते हैं, फिर और बीच में कुछ खुद खा जाते हैं, फिर उसके खाने से चीज उठाकर आपके खाने में रख देते हैं, फिर कुछ खा जाते हैं, और धीरे धीरे ये पूरी एंटिटी जितना भी खाने का सामान है खुद ही खा जाते हैं, केवल इधर से उधर रखने के लिए। तो दोस्तों, आपको अपने इश्यूज के प्रति खुद अवेयर होना है, उनको इन डेप्थ जानना है। हमारी वेबसाइट पे हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको पढ़िए। जो जो वहां पर आपको बताया गया है, सेकेंड पीआरसी, फर्स्ट पीआरसी, सिक्स पीआरसी, आप उसको पढ़ें और जानें, क्योंकि जब जान पाएंगे तभी इमोशंस आएंगे। और दोस्तों, एक बार अगर आप जान लेंगे, दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे तो अपनी तरफ कन्वर्ज कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार होता है कि ये ग्रुप, दिस ग्रुप, दैट ग्रुप। आप जब लोगों से पूछें क्या ये इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दिस ग्रुप, दैट ग्रुप, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आपका इशू जेन्युइन है। तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते? तो साहब, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हमें ग्रास रूट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। तो इस वक्त मैं आप सभी कॉमरेड्स को, जो युवा है, हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, खुले दिल से बात कीजिए। और जो खुद अपनी ग्रास रूट लेवल पे प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, उनकी ग्रास रूट लेवल को उनके लीडर्स के सामने खड़ा कर दीजिए। दिस इज योर ग्रास रूट लेवल, नाउ टेक द इनिशिएटिव। दोस्तों, जो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ये सिर्फ कैश फ्लो सेंटर्स है, ये सिर्फ कैश को डाइवर्ट करते हैं पब्लिक से गवर्नमेंट तक, और उस बीच में जितनी भी एंटिटीज आती हैं उनको उनका शेयर देते हैं। ये प्रॉफिट सेंटर्स नहीं है, और बार बार हमें ये कह के गुमराह किया जाता है कि आपका प्रॉफिट नहीं है। अरे भाई, प्रॉफिट कमाना 150 रुपए की कॉल कर दो, हो गया प्रॉफिट। सबसे पहले क्या था? हमारा सोशल ऑब्लिगेशन, जो हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हम तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जाएंगे और लेटेस्ट ट्राई के सर्कुलर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बीएसएनएल अगर अपने डीजल के एक्सपेंसेस को केवल 2000 से और 2014 में कंपेयर कर ले तो लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की मोटी मोटी फिगर आती है। और इससे अगर पिछले 5 सालों के क्यूमुलेटिव, पिछले 14 सालों के क्यूमुलेटिव लॉस को कवर किया जाए तो ये 24,000 करोड़ रुपए का जो क्यूमुलेटिव लॉस है, ये केवल सरासर एक ढकोसला है। आपको कोई लॉस नहीं है, कंपनी में एम्प्लॉइज के काम करने से कोई लॉस नहीं है। कंपनी में जो भी लॉस है वो केवल आपके सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से आपको। लेकिन सवाल है कि काम करें आप, अपने काम से कोई समझौता नहीं।
क्योंकि इनकी तो ये नीति है कि इनको काम से अलग करो, सिस्टम से अलग करो और फिल कर दो। लेकिन अपने इश्यूज के प्रति जागरूक हो। इंटरनेट अवेलेबल है, उस पर खोलकर आप ट्राई की गाइडलाइंस पढ़ें, ट्राई के व्हाइट पेपर्स पढ़ें, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको जो फिगर्स दी जाती है वो केवल मिसगाइड करने के लिए दी जाती है, और इनको अपने लिए ये सेफ जोन क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा गलत डाटा देते हैं। डाटा सिर्फ आपको ही गलत नहीं देते, डाटा ऑफिशियली गलत रिप्रेजेंट करते हैं। अभी साहू जी अपने भाषण में इस बात को डिस्क्लोज करेंगे कि किस तरह से पिछले 5-6 सालों से गलत डाटा देकर के सीनियर मैनेजमेंट को मिसगाइड किया जा रहा है, और तरह तरह की अनाप शनाप जो है वो रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, अनाप शनाप रिकमेंडेशंस निकाली जा रही है, अनाप शनाप प्रपोजल तैयार किए जा रहे हैं। अधिक वक्त न लेते हुए बस एक छोटे से शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों, जख्म का शुक्रिया दर्द की इंतहा बता दी, और इनके इनकार का शुक्रिया मेरे हक की इंतहा बता दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष कुमार जी। साथियों, वो पल आ गया है जिसके लिए हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं तालियों की गड़गड़ाहट में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बिलव ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री आरपी साहू जी कि मंच पे आए और सभा को संबोधित करें। श्री साहू जी। नमस्कार दोस्तों, बैच पे बैठे मेरे रिप्रेजेंटेटिव कोलिग्स, मेरे दोस्तों, आज हम एक स्पेशल मिशन पे आए हैं, या स्पेशल मिशन पे निकले हैं पूरे देश भ्रमण में। आप सबको मालूम है अवेयरनेस और मोटिवेशनल प्रोग्राम। अवेयरनेस क्या है और मोटिवेशन क्या है, हम ये दोनों को अलग अलग टॉपिक से कवर करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग शांति से सुनेंगे, और जो भी आप यहाँ से गेन करेंगे उसमें विश्वास नहीं करेंगे, उसको आप खुद वेरीफाई करेंगे। आज जब आपको लग जाए कि हाँ इस बात में सच्चाई है, तो उसको दूसरों को भी कम्युनिकेट करेंगे। अवेयरनेस में आप सब जानते हैं 3 फरवरी से हमने भूख हड़ताल का नोटिस दे रखा है। भूख हड़ताल की नौबत कब आती है? जब हमारे पास कोई रास्ते नहीं बचते। भूख हड़ताल का मतलब ये हो गया, इंडेफिनिट भूख हड़ताल का मतलब ये हो गया कि मरने की तैयारी, और जो आदमी मरता है वो किसी को मार भी सकता है। इस सिचुएशन पे हम आके खड़े हुए हैं। इस बीएसएनएल में एक हम आए थे टेक्नोक्रेट बनते, आज यहाँ हम आंदोलनकारी बन गए। आपने कभी सुना है, आप लोग भी 12 से 14 साल हो गए इस कंपनी में पीएसयू में काम करते हुए, आप बताइए कि एग्जीक्यूटिव केडर में कहीं भी किसी भी पीएसयू में पे स्केल, रिटायरमेंट और कैरियर के लिए इस तरह के धरने, प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन, भूख हड़ताल होती है? मैंने हड़ताल एग्जीक्यूटिव कैडर में सिर्फ एक ही समय सुना है जब पे रिवीजन आता है, और हड़ताल होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, डीपी के खिलाफ, बोर्ड के खिलाफ, पीएसएनएल के खिलाफ या अपने कंपनी के खिलाफ। एग्जीक्यूटिव में पे, कैरियर और रिटायरमेंट को लेकर हड़ताल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के पास मैक्सिमम जो पावर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी एग्जीक्यूटिव का पे, कैरियर और रिटायरमेंट डिसाइड करने का पावर नहीं है। अब सवाल आता है, अगर इनके पास पावर ही नहीं है, हम इनके खिलाफ एजिटेट क्यों करते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए तो बोर्ड जिम्मेदार है, डिसाइड करेगा, उनका पे भी डिसाइड करेगा, कैरियर भी डिसाइड करेगा और रिटायरमेंट भी डिसाइड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी की पॉलिसी डिसाइड करने का पावर है, कंपनी को कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, कैसे प्रॉफिट दिलाना है, कैसे लॉस में ले जाना है। अब जो प्रॉफिट लॉस की बात आई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसका पावर है कि कैसे कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने के लिए पॉलिसी बनाए, कैसे उसको उभारे, उसको तो एक्सरसाइज वो कर नहीं रहे। जो उनके पास पावर ही नहीं है, हमारा पे डिसाइड करना, रिटायरमेंट डिसाइड करना, कैरियर डिसाइड करना, उस पर अपना कंसंट्रेशन दे रहे हो। उसको हम कैसे खत्म करें, कैसे उनको डिग्रेड करें, कैसे उनका रिटायरमेंट मारे, कैसे पे मारे, उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो उनके हाथ में नहीं है। जब उनके हाथ में है ही नहीं, उस पर पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, और हमारा हक हमारा जा रहा, स्वाभाविक बात है, हमें स्टेशन पे आना पड़ता है, क्योंकि बीच में कोई लुटेरा आके हमसे लूटने की कोशिश कर रहा है। डीपी और हमारे बीच में, डीपी हमारी अथॉरिटी, हमारा जो पे स्केल, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कैरियर के गाइडलाइंस है, वो डीपी डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए जिम्मेदार है, डीपी एक संस्था बना रखी है, और डीपी ही हमारे साथ में डिसाइड करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको इम्प्लीमेंट करना है,
दे आर ड्यूटी बाउंड, वो उनकी ड्यूटी है, इसको इम्प्लीमेंट करना ड्यूटी है और ड्यूटी से वो नकार रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और पैसा हमारे डिपार्टमेंट से ले रहे हैं ड्यूटी ना करने का। इसलिए हमें सड़कों पे बोर्ड के खिलाफ आना पड़ रहा है। बोर्ड से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, उन लुटेरों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा हक नहीं लूट सकते। अरे हक कैसे है? आप सबको पता है कि जो हमारा पे रिवीजन होता है 10 साल में होता है। पे रिवीजन क्या हमारा बोर्ड डायरेक्ट करता है कि हमारा पे रिवीजन होना, बोर्ड कोई कमेटी बनाता है एग्जीक्यूटिव के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। सीपीएसई का पे रिवीजन होना है 10 साल में, कब बनेगी, कौन सी कमेटी बनेगी, कितने महीने में रिकमेंडेशन देगी और कैसे रिकमेंडेशन देगी, फिगर्स क्या होंगे, इंप्लीमेंट क्या होगा, वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। हमारी लड़ाई क्या है? अब हम अवेयरनेस में इश्यूज पे आते हैं। जब 2007 में हमारा पे रिवीजन ड्यू था, 1/1/2007 में हमारा पे रिवीजन, एग्जीक्यूटिव का पे रिवीजन ड्यू था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कुछ मेंबर्स की, 18 से 20 मेंबर्स थे, जिसमें जस्टिस राव हेड कर रहे थे कमेटी को। 18 महीने का उनको टाइम दिया गया, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए कि आपको पब्लिक सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स का पे रिवीजन करना है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, और पढ़ें उसके डीपी का 87 पूरा गाइडलाइन पढ़िए वेबसाइट पे। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर कट था। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो डे बाय डे डेवलप हो रही है। बीएसएनएल या पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक की कंपनी है। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये हमारे सीएमडी साहब का नहीं है, पैसा इसमें लगा, इसमें पैसा हमारा ही लगा है, आपका ही लगा है, आपके रिश्तेदार, पेरेंट्स, इनके टैक्स से कटा हुआ पैसा है जो इस कंपनी को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में लगा हुआ है। तो जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इससे जो भी चीजें आएंगी उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा पब्लिक को ही मिलेगा। इसका कोई मालिक जब है ही नहीं, पब्लिक ही मालिक है, तो उसका रिटर्न भी पब्लिक को मिलेगा। तो कंपनी में जो प्रॉफिट लॉस की बात की इन्होंने, जो पैसा आ रहा है, वो प्रॉफिट जो आ रहा है वो रिटर्न पब्लिक में ही जाता है। मैं उस बात को पहले कंटिन्यू कर लूँ कि जब पे रिवीजन कमेटी बैठी, 18 महीने स्टडी किया, कुछ चीजें डिसाइड हुई कि पब्लिक सेक्टर्स के लोगों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पैसा बढ़ाना है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, लोगों का स्टेटस बढ़ रहा है, तो सीपीएसई एम्प्लॉइयों का भी स्टेटस बढ़ना चाहिए। उस स्टेटस उसका कैसे बढ़ेगा? जब उनका पे, अलाउंसेस, पर्क्स और रिटायरमेंट बेनिफिट या उनके करियर बढ़ेंगे तभी उनका बढ़ेगा स्टेटस। तो कितना बढ़ना चाहिए, वो फिगर कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से वो कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। 18 महीने के स्टडी के बाद एक रिपोर्ट आई पे रिवीजन कमेटी की। रिपोर्ट में आया कि भाई सीपीएसई जो है गवर्नमेंट सेक्टर से टोटली अलग होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के करीब होते हैं। तो कैसे? गवर्नमेंट सेक्टर जो होती है उसका टोटल 100% उसको क्या करना होता है, पब्लिक की सर्विसेज से अफेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, या पब्लिक को फ्री में सर्विसेज देना है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इस तरह की चीजें करनी जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम हो। उनका रेवेन्यू कितना होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, उससे कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका रेवेन्यू होता भी नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ पैसा ही खर्च करना होता है, उनका रेवेन्यू कुछ नहीं होता। उन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत सारे डिपार्टमेंट चला रही है जिनका रेवेन्यू नहीं है, उनका चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? वो आपसे इनकम टैक्स के रूप में आएगा, कुछ और टैक्सेस लगाए जाएंगे, और कुछ पब्लिक सेक्टर बना दिए गए हैं। जो पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट होगा वो पैसा गवर्नमेंट डिविडेंड के रूप में लेगी, और उन पैसों को पब्लिक के वेलफेयर के लिए लगाएगी, या तो आपके डिपार्टमेंट में ही लग जाएगा ताकि उनकी सर्विसेज और सस्ती हो सके। जैसा कि बोला 150 रुपये कॉल कर दो, आधी प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट करने देगी 150 रुपये का? बोले कि नहीं, अगर आप 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हो तो बोले कि इसको और सस्ता करो, 10 पैसे के बजाय 5 पैसे कर दो। लेकिन जिस दिन आप 10,000 करोड़ की लॉस में चले जाओगे तो फिर जिम्मेदार कौन होगा उसका? जब प्रॉफिट पूरा गवर्नमेंट ले लेती है तो लॉस का जिम्मेदार भी गवर्नमेंट होगी। प्रॉफिट का 5% ही हमें मिलता है, एम्प्लॉइयों को जो बचता है, तो देखिए गाइडलाइन है कि 5% ही अगर प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तो 5% आपको मिलेगा। तो जब कंपनी में लॉस होगा तो 5% ही हमारा कम किया जा सकता है, उससे ज्यादा कम नहीं किया सकता। ये बता दें, डीपी ने इसी बेस पे रिकमेंडेशन दिया है
कि एम्प्लॉइयों का एनवायरमेंट बढ़ाना है, टोटल उनका कंपनसेशन पैकेज क्या होना चाहिए। हमारे सीएमडी साहब ने भी रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे, देश के सारे पब्लिक सेक्टर ने रिप्रेजेंट किया था। उसमें दो बातें आई थी। भाई एम्प्लॉइयों का सैलरी प्राइवेट की तरफ ज़्यादा करना है क्योंकि कंपटीशन उनका प्राइवेट से है। आज हमारा बीएसएनएल में टेलीकॉम में हमारा कंपटीशन रिलायंस, एयरटेल, आइडिया इनसे है। इसी तरह जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनका प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन होता है। अगर उनके एट पार हम पे के लिए सिक्योरिटी या इस तरह के उनसे ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं करेंगे या उनके बराबर नहीं लाएंगे टोटल ग्रास कंपनसेशन में, तो लोग पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन नहीं करेंगे। और पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन नहीं करेंगे तो कंपटीशन कैसे करेंगे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए तो लोग ही चाहिए। उस बेसिस पे इन्होंने पे कमीशन ने पूरा स्टडी किया और पाया कि पब्लिक सेक्टर में कितना होना चाहिए, एक एम्प्लॉय का, एग्जीक्यूटिव का पैसा कितना मिलना चाहिए, किस बेसिस पे मिलना चाहिए। कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, सीएमडी ने रिप्रेजेंट किया साहब, इसमें क्या है कि प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड होना चाहिए। कंपनी को, किस कंपनी को कितना पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड होना चाहिए। डीपी ने बोला भाई पे रिवीजन को, पे रिवीजन कमेटी ने बोला कि भाई पे रिवीजन तो 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बीच में पे रिवीजन बैठा नहीं सकते। तो आज मान लीजिए कंपनी लॉस में है और उसके हिसाब से मैंने आपका पे डिसाइड कर दिया लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से, और कल कंपनी प्रॉफिट में आ गई तो फिर दोबारा पे रिवीजन तो बैठेगा नहीं उसके लिए। या आज कोई कंपनी लॉस प्रॉफिट में है, कल लॉस में आ जाए, कल लॉस में है प्रॉफिट में आ जाए, तो क्या हर साल हम पे रिवीजन बैठाएंगे? पे रिवीजन तो 10 साल में ही एक बार बैठेगा। 10 साल की कौन गारंटी लेता है? हमारा बीएसएनएल जो है 10,000 करोड़ प्रॉफिट से लेके 10,000 करोड़ नुकसान में 5 साल में ही आ गया। तो कौन गारंटी लेता है कि 10 साल तक कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही प्रॉफिट में होगी, जो लॉस में चल रही लॉस में होगी? तो फिर पे स्केल कैसे डिसाइड किया जाए कि पे स्केल कितना, किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, उसका डिसीजन कैसे लिया जाए? तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक तो हो गया आपका फिक्स्ड पे और एक हो गया आपका वेरिएबल पे। मतलब ऐसा कर देते हैं कि फिक्स्ड पे कर देते हैं जिसका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, और वेरिएबल पे जिसका प्रॉफिट लॉस से मतलब हो। अब वो कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा डिफाइन किया उसने। लेकिन फिक्स्ड पे किसको दें, कैसे दें? कई सारी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सारी कोई कंपनी छोटी है। तो फिक्स्ड पे को कहा गया कि फिक्स्ड पे के लिए हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कंपनीज को। कैटेगरी में प्रॉफिट और लॉस का कोई लेना देना नहीं होगा। कैटेगरी होगी साइज के हिसाब से, वहां के स्कोप के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से, जिसमें बीएसएनएल आज भी नंबर 1 पीएसयू है। साइज भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सभी कुछ ज्यादा है। ये आपका फिक्स्ड पे हो गया, आपके इस पैरामीटर पे जो डिसाइड होता है उस पे। तो जो कैटेगरी ए के पीएसयू है उनका फिक्स पे ज्यादा होगा, कैटेगरी बी के पीएसयू है उनके फिक्स पे थोड़े कम होंगे, कैटेगरी सी और डी के फिक्स पे उससे भी थोड़े कम होंगे। लेकिन ये फिक्स होगा, जो एक बार डिसाइड हो गया 1/1/2007 के लिए, वो अगले 10 साल के लिए फिक्स होगा। अगले 10 साल बाद हम देखेंगे कि कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है क्या। तो फिक्स पे को आप एक बार जो डिसाइड हो गया चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया परफेक्ट, वो भी डिपेंड करेगा आपके कैटेगरी पे। तो बीएसएनएल जो 4 कैटेगरी है, सबसे टॉप कैटेगरी में आता है शेड्यूल ए कैटेगरी, आप सबको पता है। तो मतलब हो गया कि हमारा फिक्स पे तो शेड्यूल ए कैटेगरी का मिलना चाहिए। मतलब फिक्स पे जो है हमारा शेड्यूल ए कैटेगरी का मिलना चाहिए, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। अब रही बात वेरिएबल पे की। वेरिएबल पे में कोई प्रॉफिट का ही है, प्रॉफिट का ही पोर्शन है। उसमें बोला गया है कि जो प्रॉफिट होगा उसका 5% जो है वेरिएबल पे के रूप में एम्प्लॉइयों को बांट सकते हैं। वो उसका नाम दिया पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सिर्फ और सिर्फ यही एक कंपोनेंट है जो आपके प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करता है। बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे आपके बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क्स, अलाउंसेस या सुपरनुएशन, ये सारे क्या है, आपके सारे फिक्स पे हैं जो कैटेगरी पे डिसाइड होता है। अब हमारे बीएसएनएल पे क्या हुआ, जब पे रिवीजन आया, ये हालांकि सारे कैटेगरी पर भी डिसाइड होंगे, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी देखी जाएगी। भाई इसको कितना देना है, 30%। डीपी ने नहीं कहा 30% ट्रीटमेंट देना ही देना है, ये भी नहीं कहा कि 30% सुपरनुएशन देना ही देना है, ये भी नहीं बताया कि 50% पर्क्स अलाउंसेस देना ही देना है। सबको एक मैक्सिमम लिमिट दिया। इस कैटेगरी ए के पब्लिक सेक्टर जो है वो 30% तक फिटमेंट दे सकते हैं, 50% तक अलाउंसेस दे सकते हैं और 30% सुपरविजन दे सकते हैं। इस तरह कुछ चीजों को उसने अपर लिमिट दे दी। वहां भी सवाल था भाई अपर लिमिट कौन सी पब्लिक सेक्टर कैसे अप्लाई करेगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा।
हो सकता है आपने अपर लिमिट 30% दे दिया तो कोई 20% ही करे, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो उसको भी छीन लिया उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साहब से, बोला नहीं नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या देना है। उसके लिए 2007 और 8 का बेंचमार्क दिया, अफोर्डेबिलिटी, एक अफोर्डेबिलिटी टर्म यूज किया और बोला कि 2007-8 का जो उस समय का उसकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका 20%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 20% में जितने पैरामीटर हो सकते हैं वो सारे इंप्लीमेंट करने हैं। रेफरेंस मार्क क्या होगा 2007 और 8। अब हमारे कंपनी की बात करें तो 2007 और 8 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 4500 करोड़ था और उसका जो 20% आता है करीब 900 करोड़ आता है। एग्जीक्यूटिव्स के 12 महीने का अगर पे रिवीजन जो डीपी ने दिया, 4 कंपोनेंट दिया था डीपी ने। पहला तो फिक्स्ड पे, सर्विंग बेनिफिट में था आपका बेसिक डीए और एचआरए, फिर था रिटायरल बेनिफिट जिसमें 30% की लिमिट दी, 30% तक होगा, फिर आपका था पर्क्स अलाउंसेस जो 50% तक होगा कैपिटल अप्रोच से, फिर था पीआरपी। इस 20% में जितने एकोमोडेट हो जाते हैं इसी सीरियल से, पहले तो आपको सर्विंग बेनिफिट देना है, फिर रिटायरल बेनिफिट देना है, फिर पर्क्स अलाउंसेस देना है जो लिमिट दी उसको पूरा, और फिर पीआरपी भी देना है। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया कि 2007-8 में जो 20% हमारा 900 करोड़ आता है, तो 900 करोड़ नहीं, अगर हमें चारों कंपोनेंट इंप्लीमेंट करें बीएसएनएल, अगर 2007-8 में चारों कंपोनेंट बीएसएनएल इंप्लीमेंट करे तो आपका हार्डली एग्जीक्यूटिव का 400 से 500 करोड़ का खर्चा था। मतलब हम तो 900 करोड़ में चारों कंपोनेंट इंप्लीमेंट कर सकते थे, सर्विंग बेनिफिट भी, रिटायरमेंट बेनिफिट भी, पर्क्स अलाउंसेस भी और पीआरपी भी, वो भी फुल स्टैंड पे। पीआरपी आपका 40% से लेकर 200% है। जो कंपनी कहती है कि आगे लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम आगे चल जाएंगे। अगर बीएसएनएल को 2007-8 का डिफरेंस ले तो चारों कंपोनेंट उसको टोटलिटी में इंप्लीमेंट करना उसकी मजबूरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मना नहीं कर सकते। अगर ये मना कर रहे हैं इसका मतलब लूट रहे हैं, हमारे जेब से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब डायरेक्टर से कह रहे हैं भाई वो तो 2007-8 में था, ऐसा भी तो नुकसान में आ गया। तो डीपी ने इसी बात के लिए प्रोविजन दिया है कि अगर कंपनी नुकसान में आएगी तो आप पीआरपी कम कर लीजिए, पीआरपी को धीरे धीरे करके 0 कर दीजिए। पीआरपी से क्या होगा, पीआरपी आपका 200% तक है। अगर टोटलिटी में इंप्लीमेंट करते हैं तो लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव से टॉप एग्जीक्यूटिव से बात करें तो 200% जाता है। एक इंप्लॉय का प्रॉफिट लॉस के नाम पे आपने 200% कम कर दिया, इससे ज्यादा क्या कम करो? 200% डीपी ने बोला, इससे ज्यादा क्या कम करोगे किसी को? 10 साल में, अगर 10 साल में अस्पार है, 10 साल में इतना भी लॉस में जाएगी, 200% ही तो कम कर सकते हो आदमी का। क्या पूरा कम कर दो तो इसको मारोगे क्या? 200% कम कर दिया तो 200% कम कर दिया ही नहीं। अब 200% दिया ही, कम करने का लग गए जो कि फिक्स है, जिसपे कम लग ही नहीं सकते। माइंड में ऐसा मेकअप कर दिया कोई कंपनी में पैसा नहीं इसको भी कम करेंगे। और अभी मतलब हो गई सरकारों ने भी कंप्लीट ही नहीं किया। बेसिक जो कुछ लोगों का जो पे स्केल रिवीजन के बाद नुकसान भी हो गया उसको भी कंपनसेट नहीं किया और पर्क्स लॉसेस भी स्पेंड कर दी। अब ऐसा हो क्यों रहा है? मैनेजमेंट ऐसा कैसे एक्शन ले रहा है? बाकी किसी में न तो पे स्केल के लिए कोई धरना हुआ, न सुपरवाइजर कोई धरना हुआ, तब भी वहाँ इंप्लीमेंट हो गया। हमारे बीएसएनएल में ऐसा क्यों हो रहा? अगर ऐसा है, अगर गाइडलाइन ऐसी है और ये स्ट्रिक्टनेस है डीसी का, तो बीएसएनएल बोर्ड ऐसी हिम्मत कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? ये सवाल आना स्वाभाविक बात है। हमारे भी दिमाग में सवाल है, कितना क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा कैसे कर सकता है? हमें मालूम चला मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला जहाँ पे इस मामले में उनको तो कंपनी की पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी है, उसी में लगे रहते हैं। बीच में जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनके ही इनपुट पर उनको डिसीजन लेना होता है। और बीच का जो मैनेजमेंट है, हमारा जो टीओटी का हिस्ट्री रहा है, उनके काम करने का तरीका आपको पता है। बोलेंगे वैसे आपको अगर पे स्केल दे देंगे आपको कितना फायदा होगा? बोला 5,000 रुपये महीने बढ़ जाएंगे मेरे। अच्छा ठीक है, कल आना, कल देखते हैं। फिर पूछेंगे वैसे कितना फायदा होगा आपको? सर 5,000 बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, कल आना देखते हैं। कल जाके फिर पूछेंगे भाई साहब कितना बढ़ेगा आपका? साहब 5,000 बढ़ेगा। अगर तुमको समझ में नहीं आती है, तुम्हारा 5,000 बढ़ जाएगा, मैं फ्री में फाइन चला दो। तो या तो ग्रुप इकट्ठा करो, वैसे जिनका 5,000 बढ़े उसमें 500 रुपये निकाल लोगे तो 5 करोड़ हो जाएगा। तो उनको जाके पकड़ा दो, तब वो पॉलिसी आपके हिसाब से बन जाएगी। नहीं पकड़ा रहे हो तो बैठे रहो भाई साहब, आते रहना 4 साल 5 साल कमेटी चलेगी ना, हाँ कहेंगे ना कहेंगे। मालूम कहेंगे पावर में ना कहना है नहीं, हाँ नहीं करेंगे
तब तक कोई ऊपर सोसाइटी पूछेगा तो बोले हाँ आप देख रहे हैं तो कमेटी बनाई हुई है, चल रही साहब ने डिसीजन थोड़ी लिया है, वो हम कर रहे हैं, हम खरीदेंगे। तो इंतजार कर रहे हैं कभी 5 साल में कोई 5 करोड़ लेके आ जाए मेरे पास और मैं उनके लिए हाँ कर दूँ। और हम बेवकूफ हैं, हम ईमानदार हैं, हम इस बारे में सोचते ही नहीं, हम सोचे नहीं क्यों? हम इंडिपेंडेंट कंट्री में जी रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्यों सोचे इस बारे में? हमें तो उनकी सोच बदलनी है। लेकिन दूसरे पब्लिक सेक्टर में कैसा होता है? अगर ऐसा होता है, बीएसएनएल में ऐसा होता तो दूसरे पब्लिक सेक्टर में ही होता होगा, नहीं दूसरे पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूसरे पब्लिक सेक्टर में अगर सुपरविजन नहीं देंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नहीं मिलेगा, मैनेजर्स को भी नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है बीएसएनएल में, हमें सुपरविजन दे या ना दे उन्हें तो मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दामाद है, वो तो अलग पॉलिसी से कवर होते हैं। दूसरे पब्लिक सेक्टर में सारे एक ही पॉलिसी से कवर होते हैं, यहाँ पे वो अलग पॉलिसी से कवर होते हैं। तो जो रोका हुआ उसमें सिर्फ आप अफेक्टेड है, वो अफेक्टेड ही नहीं, रोक दिया उसको। इसमें से पे स्केल्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, आपका पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिसी अलग है। अगर ये दोनों पॉलिसी कॉमन होती हमें इस तरह सड़कों पर बैठना ना पड़ता। हमें बल्कि हम मना करते हैं, सामने 30% नहीं, साहब कंपनी की हालत खराब है, जो आगे बोलते हैं ना साहब कंपनी की हालत खराब है इसलिए नहीं दे पाएंगे, 2% ज्यादा है पे स्केल इसलिए नहीं दे पाएंगे। हम जाके ऐसे धरना करते हैं सड़कों पे, नहीं साहब 20% ही चाहिए हमको, हम कंपनी के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार, 10% हमारी कंपनी की हालत खराब है। तभी मैंने बोला दोगो हो कैसे कर देंगे, ऐसे कैसे कम कर देंगे? ट्रैफिक लॉस क्या होता है? एक बात करते हैं, अगर इस बात में सच्चाई चेक करना है तो आईटीआई को कम से कम 16-17 पल्स स्टैंड हो गए। चले हम सब धरने में बैठते हैं, नहीं साहब पल्स किसी को नहीं मिलना चाहिए, कंपनी की हालत खराब है, देखो मैनेजमेंट क्या कहता है। बोले ऐसा कैसे नहीं मिलना चाहिए? डीपी ने कहा है कि बोर्ड और बिलो बोर्ड लेवल, केवल बोर्ड लेवल के डायरेक्टर्स को ही खाली गाड़ियां मिलेगी पब्लिक सेक्टर में, बाकी सबको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अपने गाड़ी से आएंगे। यहाँ डीजीएम तक को गाड़ी दे रखी है घर से आने जाने, जबकि डीपी ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। उसको बोलो भाई साहब कंपनी की हालत खराब है, क्यों दे रहे हो? डीपी को कहता भी नहीं देने का, बल्कि बाइंडिंग करता है इस पर। अरे नहीं देंगे तो कैसे आएगा? जाएगा साहब, पैसा नहीं कैसे दे रहे? अरे तुम छोड़ो यार पैसे की बात, किस तरह की बातें करते हैं। ये कहानी है यहाँ पे, मतलब रुकने की बीएसएनएल में हमारे बेनिफिट रुकने की एक वजह तो यह हो गई कि उनको कोई इससे लेना देना, जो उनको लेना देना होता है 78.2 उनको लेना देना था, हो गया। 400 करोड़ का पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो भी हो गया। पर्स लॉसेस भी हो गए, गाड़ियां भी हो गई, लैपटॉप भी हो गया, ब्लैकबेरी भी हो गया। ऐसी कौन सी सुविधा जो नहीं हुई? सीएमडी साहब का पे स्केल शेड्यूल एक कंपनी का पे स्केल है, हमको बोलते नहीं यार हमारी कंपनी लास्ट में, अगर लास्ट में तो उसमें प्रोविजन है भाई, फिक्स पे कैसे कम कर सकते हैं? अगर सीएमडी साहब फेयर है अपने इंटेंशन में, बोलते हैं कंपनी का लास्ट है इसलिए फिक्स पे भी नहीं कर सकते, तो इनको डीआईएफआर को अप्रोच करना चाहिए, डीआरपीएससी को अप्रोच करना चाहिए, साहब कंपनी और लास्ट है इसलिए हम क्या है कि जो फिक्स दे रही है वो भी नहीं दे सकते, तो इसकी कैटेगरी चेंज कर दी जाए। फिक्स लेवल पे कंपनी किया जा सकता है तो कंपनी का कैटेगरी चेंज होगा। अगर कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? सीएमडी का पे स्केल भी चेंज हो जाएगा। अभी जो ई10 का पे स्केल दे रहे हैं, अगर सबसे बी हो गया तो ई9 हो जाएगा, अगर सी हो गया तो ई8 हो जाएगा, और अगर डी हो गया तो ई7 हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट लॉस हो जाए तो हमसे क्यों बोलते हैं कि प्रॉफिट में लॉस में हम नहीं दे पाएंगे? डीपी से जाके बोलो, डीआरपीएससी से जाके बोलो, डीआईएफआर से जाके बोलो, उनसे जाके बोलो कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, हमें तो फिक्स पे भी कम करना है, प्रोविजन है फिक्स पे भी आप कम कर सकते हैं, फिक्स पे भी कम करना है, सब कैटेगरी चेंज कर दो, ये तरीका है आपके फिक्स पे कम करने का। लेकिन उनको पता है कि अगर हम कैटेगरी चेंज करवा लेंगे तो मेरा खुद का पे स्केल कम हो जाए, तो जो तरीका कम करने का वो तरीका नहीं अपना रहा है। ऐसा नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर नहीं दिया कि आपका फिक्स पे कम नहीं कर सकता, फिक्स पे कम कर सकता है, लेकिन डीपी के गाइडलाइन के हिसाब से, और गाइडलाइन के हिसाब से आपको कैटेगरी चेंज करानी है, और कैटेगरी चेंज कराइए फिर पे स्केल कम करिए, मांगे तो बोले। लेकिन अगर हमारा कैटेगरी ए में आता है तो हमें फिक्स पे जितने भी है वो सारे 100% टोटलिटी में चाहिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी 2007-8 का बेंचमार्क है, उसमें 100% कंपनी अफोर्डेबल थी, और एक बार अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लागू हो गए तो डीपी कहता है कि 10 साल तक चाहे कंपनी आपकी डूब भी जाए, जब तक कैटेगरी चेंज नहीं होगी आप उसका फिक्स पे कम नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं तो केवल पीआरपी जो आपका 200% है। ये सारे गाइडलाइन होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि भाई कंपनी में पैसा नहीं, कहीं कहीं हम भी उसी में एक्मोडेट हो गए, वाकई में पैसा नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। चूंकि आज तो जीने खाने का पैसा मिल ही रहा है, इसलिए किसी को चिंता भी नहीं है। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे लोगों को शायद काम करने से
क्योंकि ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर किसी प्रति ईमानदार हैं, उनको बाकी चीज़ देखने की फुर्सत नहीं मिलती, बाकी चीज़ जानना नहीं चाहते हैं, मान के चलते हैं चलो लोग उधर लड़ रहे हैं या कुछ मैनेजमेंट है, फेयर होगा दे देगा। तो दो वजह, एक तो मैनेजमेंट हमारा खुद उन प्रॉफिट उस बेनिफिट से कवर नहीं होता, दूसरा एक हम खुद भी अवेयर नहीं है। तो जब तक कोई मांगेगा नहीं तब तक कोई देगा क्यों? और मांगने का तरीका मांगते मांगते हम लेट हो गए, 4 साल मैनेजमेंट ने एक स्टैंड ले लिया। आज उनको समझ में भी आ गई कि मेरे पावर से बाहर है, तो खाली उस स्टैंड को जस्टिफाई करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगर इतनी दम है तो मना कर दे, 5 महीने में आप हाँ नहीं कर सके तो 5 महीने तो ना कर ही सकते थे, बोल देते गए 30% सुपरविजन बेनिफिट नहीं देंगे, पे स्केल नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, बंद सब, कंपनी नुकसान है, एक ऑर्डर निकाल दे सीएमडी। फिर हम कहीं कोर्ट वोर्ट में जाए, किसी और उसके पास जाए, आपने लटका के रखा है। जब कहीं ऊपर से डंडा आता है, ड्यूटी से पूछा जाता है, एमओसी से पूछा जाता है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर आएगा, नहीं साहब हमको देख रहे हैं, कमेटियां बनाएंगे, कुछ एनामलीज हैं जिसको हम देख रहे हैं। इस तरह के जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं। दोस्तों ये हमारे जो इशूज थे, जो राइट्स थे, जो डीपी कहता है, मैंने उसके बारे में बताया। अब अगला चीज आता है कि हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या करना चाहिए, एसोसिएशन क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं फिर जाके सैलरी कटा के आ जाएंगे, इसके अलावा आपको कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग नुकसान कर रहे हैं और हम अपना अलग नुकसान करते जा रहे हैं। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारे बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहली बात है कि मैं एसोसिएशन के साथ क्यों रहे, ऐसा क्या कर दिया एसोसिएशन ने, पिछले 6-7 साल हो गए आईजीटीओ को बने हुए, ऐसा क्या किया एसोसिएशन ने, एसोसिएशन के साथ क्यों रहे। एक जो नॉर्मल मेंबर का, जो आम मेंबर जो कभी शायद इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है या बहुत कम अवेयर रहा, कभी घूमते फिरते देख लिया दूर से, उसके दिमाग में सवाल आना स्वाभाविक बात है। लेकिन जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है क्या है। मैं फिर से इसको यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा। आप सबको पता है, जैसे कि बताया कि हमारा जो 2001 बैच का रिक्रूटमेंट हुआ था वो 6,500 के CDA पे स्केल पे हुआ था, और ये कहा गया था कि इट इज़ लाइकली टू बी रिवाइज्ड एज पर इक्विवेलेंट आईडीए पे स्केल। अब सवाल ये उठता है कि उस समय तुम 6,500 पे स्केल गेस्टेड पोस्ट पे आ गए, ग्रुप डी में गेस्टेड पोस्ट देख के। 2004 में आईडीए पे स्केल फाइनल होता है। आईडीए पे स्केल फाइनल करने का क्राइटेरिया क्या है? हमारे सीनियर कमेंट्स बताते हैं कि भैया ये तो बीएसएनएल मैनेजमेंट कर रहा था, इवन ही दे रहा था। हम तो बहुत लड़के स्ट्रगल करके उस लड़ाई में हम भी शामिल हुए थे, मैं याद है, बिना जाने सुनने आँख बंद करके शामिल हुए थे। और बीएसएनएल मैनेजमेंट तो इवन ही दे रहा था, हम तो लड़के उसको इवन नहीं कराए, ये हमारी अचीवमेंट है। उस समय हमको समझ में नहीं आता था, हमने भी मान लिया। सही बात है, 8,600 दे रहा था, 9,850 कर दिया, बहुत बढ़िया। उसमें 6,500 एनी हाउ पैसा तो ज़्यादा ही मिलता था। 6,500 जो पैसा पाते थे रिवीजन के बाद ज़्यादा हो गया, हमको भी खुशी हुई, चलो पैसा कुछ तो मिल रहा है। तकलीफ कब होता है? जब आपको ये पता चलता है कि आपके अधिकार छीन लिए गए हैं, तभी तकलीफ होता है। लेकिन धीरे धीरे हमको समझ में MTNL ने E2 क्यों दिया। जब BSNL ने E1 नहीं दिया तो MTNL में तो स्ट्रेंथ भी कम थी और ये भी कुछ था, वहाँ तो ऐसा कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं थी। BSNL से कैटेगरी में भी नीचे था, इनकम में भी कम था, प्रॉफिट में भी कम था। तो MTNL में तो E2 दे दिया और हमारे यहाँ E1 A दिया, ऐसा क्या हो गया? अब और स्टडी करिए पे स्केल। अगर MTNL ने E2 दिया एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में, तो BSNL E1 दे ही नहीं सकता। बल्कि उल्टा हो सकता था कि BSNL E2 देता और MTNL एक बार E1 दे देता, चल जाता। क्यों? क्योंकि एक कैटेगरी से डिसाइड होता है पे स्केल वगैरह। BSNL की कैटेगरी रैंकिंग में ऊपर थी, प्रॉफिट में ऊपर था, रेवेन्यू में ऊपर था, एरिया ऑफ वर्किंग, एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ डिफरेंट था, और उससे MTNL से हायर साइड में था। तो हमारा पे स्केल E2 होना चाहिए, बल्कि MTNL का E2 था तो हमारा E3 होना चाहिए था। तो E1 कैसे हो गया? और पूरी फाइल, पूरी सब कुछ अवेलेबल आज डाटा उसमें कहा गया कि भाई BSNL वाले अड़ गए कि हमें पेंशन चाहिए। MTNL वाले पेंशन ले चाहे ना ले, हमें तो पेंशन चाहिए चाहिए, क्योंकि MTNL तो बहुत पहले बन गया था, PSU 85 वगैरह में बन गया था PSU। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो सब रिटायर हो गए थे, ऑलमोस्ट बहुत कम लोग बचे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। या पेंशन उनको क्या मालूम क्या सोच के उस समय नहीं लिया, हो सकता उनकी स्ट्रेटजी रही हो कि पहले हम स्टैंडर्ड पे स्केल ले ले, बाद में पेंशन तो ले ही लेंगे लड़के, पेंशन तो हमारा हक है। तो लेकिन BSNL में क्या हुआ कि डाक पेमेंट दे दिया, सब कुछ हो गया, प्रेशर में आके लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया, ठीक है साहब पेंशन तो हमें चाहिए, आप बताओ कि पे स्केल क्या दे सकते हो। BSNL ने बोला भाई E1 देंगे, अगर आपको पेंशन नहीं है तो हम E1 देंगे। ठीक है, वो ठीक बात कहते हैं कि लड़े वो लोग। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको पेंशन भी देंगे तो E1 देंगे, तो सोल्यूशन निकला कि ठीक है साहब एक काम करो, कुछ मत दो, E1 दे दो, E1 + 5 इंक्रीमेंट।
चलो दोनों की बात रह जाएगी, तो हमारा पेंशन भी हो जाएगा, हमें ईवन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी सवाल आया, ऑन पेपर सवाल आया, फाइल पे सवाल आया, ठीक है आपको पेंशन दे देंगे, आपका पे स्केल भी कम दे देंगे थोड़ा, लेकिन जो डायरेक्ट रिपोर्ट आएंगे उनका क्या होगा? उनको तो 10,750 से हम 9,850 पे कर दिए, उनको तो गवर्नमेंट पेंशन दे नहीं सकते, उनका क्या करेंगे? पे स्केल भी कम करते हैं, उनको पेंशन का भी फायदा ना मिले तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, या तो उनको ईटू दें, आपको ईवन दें। वहाँ लड़ाई नहीं साहब, एक ही कैडर में 2 पे स्केल कैसे दे सकते हो? ओबी जेटीओ एबी जेटीओ 2 पे स्केल कैसे दोगे? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा कि साहब एक ही कैडर में 2 पेंशन, एक को पेंशन दोगे कुछ नहीं दोगे, ऐसे कैसे होगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूटी ने ऑब्जेक्शन दिया था इस फाइल पे, पहले डायरेक्ट रिपोर्ट का बताओ, वहाँ पे एग्रीमेंट होगा किसी को डायरेक्ट रिपोर्ट के लिए बीएसएनएल अलग से पेंशन ट्रस्ट बनाएगा, गवर्नमेंट पेंशन नहीं बनेगी, लेकिन बीएसएनएल मैनेजमेंट डायरेक्ट रिपोर्ट के लिए अलग से पेंशन ट्रस्ट बनाएगा। ये ऑन पेपर है, ये सीसीएस रूल 37A जिसको बोलते हैं, और उसी में क्लॉज है, ये तो अब्जॉर्ड ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट पेंशन देगी सब्जेक्टेड टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीएसएनएल, लेकिन बीएसएनएल का इक्विवेलेंट अमाउंट जो है हमारे उसमें मिलाएगी पेंशन ट्रस्ट में, यहाँ पेंशन ट्रस्ट बनेगा, वो लिखा हुआ 37 में। अब भाई साहब यहाँ तो पेंशन ट्रस्ट हमारा है ही नहीं, हम ढूंढने लगे तो पेंशन ट्रस्ट तो कहीं है ही नहीं, हमारा पे स्केल भी कम हो गया और पेंशन ट्रस्ट भी नहीं है। जब उस समय हम लोगों ने पूछा भाई ये कैसे क्या नाटक हो रहा है, हमारे जो सीनियर कैबिनेट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट था, भाई साहब पेंशन ट्रस्ट किसने बोला आपका नहीं है? हाँ है साहब, बोले ईपीएफ देते तो है आपका, ईपीएफ को पेंशन ट्रस्ट बना दिया उन्होंने। ईपीएफ एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और 1952 ईपीएफ एक्ट 1952 से कवर होता, सीसीएस पेंशन रूल से कवर नहीं होता। वो एक प्रोविडेंट फंड है, उसमें बीएसएनएल आपको कंट्रीब्यूट करता है, हमें क्या कंट्रीब्यूट करता है? यहाँ कंपेरिजन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की तो हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइयों को, गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉइयों का तो पे कम ही होता है, जब पे कम होता है तो रिटायरमेंट भी कम होगा, रिटायरमेंट कम होता है बाकी सारी चीजें कम होती है। पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइयों को पे ज्यादा होता है, रिटायरमेंट ज्यादा होता है, सब कुछ ज्यादा होता है। आपने ऑप्ट किया कि हमें गवर्नमेंट पेंशन चाहिए, उसके अलग बेनिफिट है, आपको पता है, आपके पास दोनों रास्ते ओपन थे, या पब्लिक सेक्टर का ले लो रिटायरमेंट बेनिफिट या गवर्नमेंट सेक्टर का। आप कैफेटेरिया कम्बो अप्रोच में नहीं ले सकते, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आज भी है इनके पास ऑप्शन, आज भी अब जॉइंट ऑफिसर्स के पास ऑप्शन है कि आप या तो बीएसएनएल का ले लो पेंशन स्कीम या सुपर रिटायरमेंट जो पैकेज है, या फिर गवर्नमेंट का ले लो। आपने गवर्नमेंट को प्रेफर किया क्योंकि आपको पता है क्या फायदा उसमें। ईपीएफ तो उसका पार्ट था ही नहीं, तो स्टेटरी कंट्रीब्यूशन था, वो देना ही देना था। अब उसमें लेकर कंफ्यूज रहे, हमारा एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट का कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, मैनेजमेंट को कोई चिल्लाएगा जब तक नहीं तब तक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट भी उसी सीसीएस रूल 37 से कवर था, तो हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं। हम बोलते लड़ाई हमारी जारी है, जब से हम यहाँ आए हैं डिपार्टमेंट में तब से किसी न किसी प्लेटफॉर्म से बोला जा रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह उसको जस्टिफाई करके हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको बंद कर दिया गया। आज जब एमटीएनएल ने पेंशन ले लिया, सारी चीजें खुल के सामने आ गई कि कहानी क्या थी। अब तो हमारा ड्यू हो गया बीएसएनएल पे, अगर हमें पेंशन भी नहीं दिया गया, हमारा पे स्केल भी कम कर दिया गया, कंपनी उस समय प्रॉफिट में थी, अच्छी खासी प्रॉफिट में थी, उससे कहीं प्रॉफिट में था ही नहीं, वो पैसा हमारा 900 रुपये बेसिक कम किया, आज हमारा 7,000 रुपये होता है, 7,000 रुपये पर मंथ होता है, उसको आप पे रिविजन डीएफ सब करके देख रहे हैं, तो आज हमारा 7,000 रुपये होता है पर मंथ। तो और 900 रुपये बेसिक जो कम हुआ, उसके जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट बना वो मेरा बीएसएनएल के पास जमा है, विथ इंटरेस्ट चाहिए, 18% इंटरेस्ट के साथ चाहिए, आपने अगर पेंशन हमारा नहीं कंट्रीब्यूट किया है तो कौन होता है सीएमडी रोकने वाला, कौन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोकने वाला? आपने बोला था कि भाई आपको पैसा इसलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि आप पहले हम पेंशन ट्रस्ट बनाएंगे। पेंशन ट्रस्ट कहाँ में वो बता दो, पेंशन ट्रस्ट है ही नहीं, मेरा पैसा भी कम कर दिया, और जो है आप आज बोल रहे पैसा नहीं है, मेरा पैसा कंपनी पास जमा है, बिल्डिंग बेचो और दो, अब अपना पैसा क्यों छोड़ेंगे भाई? इंटरेस्ट के साथ चाहिए, 18% इंटरेस्ट चाहिए हमको। ये कहानी हो गई, अभी भी जस्टिफाई करते हैं कि नहीं देखिए हम ईपीएफ से आपका ईपीएफ ही दिए थे, उसमें ऐसा नहीं था, कुछ पेंशन का ईपीएफ का ही था, कुछ इस तरह का चल रहा था कि ईपीएफ, चलो लिख के दे दो। आपने हमारा पैसा इसलिए कम किया क्योंकि आपको ईपीएफ कंट्रीब्यूट करना था, ये लिख के बकायदे ऑर्डर निकाल दो। ऑर्डर निकाल देंगे क्या होगा मालूम है कि फिर जेल चले जाएंगे जो भी ऑर्डर निकालेगा, क्योंकि ईपीएफ एक 1952 के एक आता है कि आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से वसूल करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से मिलाएंगे। अगर ये लिख के दे देते हैं कि भाई हमको इनका ही पे स्केल कम करके इनके लिए मैं अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन मिला रहा हूँ, तो मतलब क्या हो गया कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन मैं मिला रहा हूँ और
डिपार्टमेंट का भी कंट्रीब्यूशन मैं मिला रहा हूँ। और इसमें पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर ऐसा किसी ने कहा कि एम्प्लॉइयों का ही पैसा कम करके दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के नाम पे अगर मिलाया जाता है वो पनिशेबल ऑफेंस है, वो भी नॉन वेलेबल। ऐसा मौखिक रूप से तो कह सकते हैं, राइटिंग में कह नहीं सकते। तो ये तो कहानी हो गई हमारे सुपरविजन की, जो हमारा पे स्केल की। अब बात है भाई पे स्केल, या तो पेंशन आपने नहीं मिला है, एक 2007 से डीपी ने बोली दी है कि सबको पेंशन कंट्री को मिलाना है 30% सुपरविजन पैकेज के अंतर्गत। नहीं, तो अब तो आपने पेंशन हमारा मिलाया नहीं, तो मतलब एक अगर पेंशन आपने मिलाया नहीं तो मेरा मतलब था हमारा E2 पे स्केल अक्टूबर 2000 से ही बीएसएनएल में है। जेटीओ का पे स्केल E2 अक्टूबर 2000 से ही है बीएसएनएल में। डायरेक्ट रिक्रूट के लिए कम से कम है ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब 1/1/2007 के बाद आपने इवन कर दिया, एक नया नाम लिया गया कि अब डीपी ने बोल दिया कि भाई स्टैंडर्ड पे स्केल तो आपको करना ही करना है, कोई इंटरमीडिएट पे स्केल होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। अब भाई साहब गजब तो तब हो गई जब वो E1 को भी इवन कर दिया। मतलब हमारा E2 था, E2 से इवन ए किया, अब E1 से भी इवन कर दिया। ये तो हद हो गई। मतलब हम बोल रहे हैं शुरू से ऐसा नहीं लड़ाई हमारी 1/2007 से स्टैंडर्ड पे स्केल की। आप देखिए हमारे वेबसाइट पे पुराने सारे न्यूज मिलेंगे आपको। हमारी लड़ाई 2004 से ही, जब से पे स्केल फाइनल हुआ था, भाई हमारा तो स्टैंडर्ड पे स्केल है, कम क्यों दिया, और डिस्प्यूट चल ही रहा था कि अब हम इवन पे आ गए। अब बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। एक नया जस्टिफिकेशन आता है कि अगर हम E2 दे देंगे तो देखो कंपनी का पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। मतलब कौन सा पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा भाई साहब? वो तो जो हम अब जार्ड एम्प्लॉइयों को दे रहे हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो उनके लिए मैं अपना ये भी अपना नुकसान करूँ, आज भी नुकसान करूँ। जब तक मैं नहीं था कंपनी में, मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था, तब तक तो ठीक था। आपने कर लिया दादागिरी, आपने कर ली डकैती। अब आप जस्टिफिकेशन भी देते हैं, पैसा जस्टिफिकेशन देते हैं, देखो यार हमको आपको E2 दे दिया ना तो पेंशन कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम आपको E2 नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पेंशन कंट्रीब्यूशन है, वो भी उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी हमारे खाते से दे रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयर का EPF भी हमारे खाते से दे रहे हो। अब जार्ड एम्प्लॉइयों का पेंशन कंट्रीब्यूशन हमारे खाते से दे रहे हो। बीएसएनएल के खाते से दोनों, भाई किसने मना किया? अब हमारे खाते से कैसे निकाल के दो? ये तो हो गया। एक बिहारी में कहावत है कि कमजोर की लुगाई तो सबकी हो जाएगी, तो जो आएगा वही छेड़ के चला जाएगा। मतलब हम कमजोर हो गए तो मतलब मैनेजमेंट को भी बोलेगा वो इनसे पैसा छीन लो, दूसरे बोलेंगे इनसे पैसा छीन लो, इनको दबा के रखो। ये तो गजब हो गया। हम पे रिवीजन की बात आई, पे रिवीजन बोलते भाई वो तो डीपी का गाइडलाइन है, किसी कम हो गया तो मैं क्या करूँ, इवन उनका पे लॉस हो गया तो मैं क्या करूँ। अरे मेरा तो पहली बात तो E2 तो शुरू से था, उसको कम हो ही नहीं सकता। E2 तो आपको देना ही देना है, चाहे वो 2000 की बात हो लोगों की, चाहे 2007 की बात हो। यानी 20,600 का हमारा हक है आज की डेट में। जो भी नए बंदे आ रहे हैं 20,600 कुछ से कम करने ही नहीं देंगे, बल्कि हम एरियल पुराना भी देंगे। अब बात आती है कि वो E1+5 दिया है, E1+5 जिसको देना हो दो, हमारा तो 20,600 का हक है, वो लेना, उसके ऊपर भी हमें इंक्रीमेंट चाहिए। अब वो जो चाहिए E1 पे E2 भी दे दिया, उस पर इंक्रीमेंट क्यों चाहिए? E2 दिया तो इंक्रीमेंट इसलिए चाहिए कि डीपी का जो बेसिक मोटो है, वो बेसिक मोटो था लोगों का पे बढ़ाना। हमारा E2 पे भी पे नहीं बढ़ता है। जो डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं, अगर E2 भी उनको दे दिया जाए 20,600 का, तो भी उनका पे नहीं बढ़ता है, क्योंकि 10 साल के लिए पे नहीं देना। नहीं ऐसा डीपी ने कहा नहीं बढ़ाना है। डीपी ने बोला है कि हर कंपनी में बढ़ाना है, जिसका आपने अगर जॉब लोगों का, एग्जिस्टिंग लोगों का बढ़ाया है, तो जो नया है उनका भी बढ़ाना है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे रखा है कितना बढ़ाना है, उसको पैरिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपको लगता है नहीं बढ़ाना है तो आप देख लो, NTPC में देख लो, आयल सेक्टर में देख लो, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ पे कमीशन देख लो, उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूट के लिए अलग से पे स्केल दिया है। उसको मिनिमम पे नहीं लाते, उसको 4200 के ग्रेड पे नहीं, बल्कि 4600 ग्रेड पे लाते हैं। खासतौर पे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन जारी हो गया, जो भी ग्रेजुएट इंजीनियर है वो 4600 के पे स्केल पे आएगा। कायदे से इनिशियल 4600 ग्रेड पे आएगा। कायदे से इनिशियल उनका 9300 होना चाहिए था, लेकिन उनका 12,540 के पे स्केल पे आने चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों आते इतने पे? वो भी तो कह सकते थे कि मिनिमम पे लाएंगे डायरेक्ट रिक्रूट को, क्योंकि उनको जो 40% पेमेंट का फायदा मिल रहा था बाकी लोगों को, उनको उससे कवर नहीं हो रहा था। इसलिए पहले इनको भी फायदा देना है, क्योंकि एक ही कंपनी में काम करते हैं लोग, एक ही पोस्ट पे काम करते हैं लोग। एक दिन कोई पहले आ गया, एक दिन कोई बाद में आ गया, तो पे स्केल का इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। ये हमारा लीगल राइट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का मॉरली बाउंड है मैनेजमेंट की चीज को कंपनसेट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट हाथ खड़ा कर दे नहीं मेरे पास तो पावर ही नहीं है, तब तो ठीक है। डीपी ने मैनेजमेंट को पावर डेलीगेट कर दिया है कि भाई आप अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूट आता है कि 10 पे स्केल है,
इस 10 पे स्केल पे किसी पे स्केल पे आप रख सकते हो, ये देख के कि आपके बाकी एम्प्लॉई को क्या मिल रहा, बल्कि उस पर 5 इंक्रीमेंट भी दे सकते हो, किसी पे स्केल पे 5 इंक्रीमेंट भी दे सकते हो। तो पहले तो हमारा E2 है ही, E2 पे कम से कम 3 या 4 जो भी इंक्रीमेंट बनता है उसको एट पार लाने के लिए वो भी आपको देना है। आपके पास पावर है, कंपनी में नीड है, हमारा जस्टिफिकेशन है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके पास साइनिंग अथॉरिटी, इसलिए आप रोक देंगे। अगर साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है तो हमारे पास भी कुछ ताकत है, हमारे पास भी सोशल एक्टिविटी का पावर है, हमारे पास भी एक यूनिटी है, हमारे पास भी चिल्लाने का पावर है, घेरने का पावर है, बंद करने का पावर है। वो एक्सरसाइज करेंगे। कहीं ना कहीं तो चीजें टकराहट में आएंगी तभी तो मिलेगा। तो ये पे स्केल का देखिए एक ही जस्टिफिकेशन है। कई 2007-8 बैच वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप उसको एक बात को मान के चलिए कि विजडम हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। आप अगर पे लॉस की बात करेंगे कि हमारा पे लॉस हो रहा है, पे लॉस तो बहुत कम होता है, भले पे लॉस प्रोडक्ट कर देंगे वो कर देंगे, और जहां तक प्रोडक्शन होता है फिर वहीं तक प्रोडक्ट करेंगे। पे लॉस की हमें बात ही नहीं करना कहीं पे। पे लॉस हमारा हो रहा है, एक सेपरेट पेन है, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। हमें तो E2 चाहिए और उस पर भी इंक्रीमेंट चाहिए और पे पैरिटी पूरा होना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी में हम काम करते हैं, सामने वाला JTO भी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास पावर नहीं है, वो बोल दे, हाथ खड़ा कर दे कि मेरे पास पावर नहीं है, तो मैं DP के पास जाऊंगा। लेकिन DP के पास जाते हैं, DP बोलता है कि नहीं हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दे रखा है। जब एक कंप्लेन हम DP से करते हैं तो DP कहता है कि भाई तो पावर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, वो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते हो? उनको देखना है चीज। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहता नहीं भाई हम तो मिनिमम पे रखेंगे, तो DP ने कहा है, DP ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आपको मिनिमम पे रखना है। तो ये पे स्केल का जस्टिफिकेशन हमारे पास स्ट्रांगली और हम लेके रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब तक मना करता है हमें भी देख लेंगे। सुपरनुएशन का 30% फिटमेंट या 30% सुपरनुएशन, इसका तो मैंने बता दिया कि फिगर कहाँ डिसाइड होता है। लेकिन अभी है कि एक तो सबसे बड़ी अंधेर गर्दी क्या है, बेबताया सुपरनुएशन बेनिफिट होता क्या है। DP ने या राव कमेटी ने क्यों 30% का फिगर लाया, तो लाया कहाँ से? 30% का फिगर कहाँ से आया? ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि फिगर 30% ही क्यों आया, 35, 40, 50% क्यों नहीं हो सकता? रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है? आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए? रिटायरमेंट CMD के परिवार में भी 5 लोग हैं, एक फोन मैकेनिक के परिवार में भी 5 लोग होते हैं, तो CMD को पेंशन ज्यादा क्यों मिलती है और फोन मैकेनिक को पेंशन कम क्यों मिलती है? उनका तो डिफाइंड बेनिफिट है, कंट्रीब्यूशन में कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर देती कि रिटायरमेंट के बाद उसके भी 5 परिवार है, इसके भी 5 परिवार है, उसकी भी लाइफ आम आदमी की हो जाती है, इसकी भी लाइफ आम आदमी हो जाती है। तो क्यों ना दोनों को 10-10 हज़ार रुपए कर दिया जाए? CMD भी 10 हज़ार रुपए लेगा, फोन मैकेनिक भी 10 हज़ार रुपए लेगा। क्यों CMD को 50 हज़ार रुपए, फोन मैकेनिक 10 हज़ार रुपए? उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। CMD का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो 60 साल में इतना बढ़ गया है कि उसका काम 10 हज़ार में नहीं चलेगा। फोन मैकेनिक का जो लाइफ स्टैंडर्ड था उसका काम 10 हज़ार में चल जाएगा। मतलब आपकी रिटायरमेंट लाइफ को भी आपके सर्विंग लाइफ स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए अमाउंट डिसाइड होता है, किस आदमी को कितना पे मिलना चाहिए। इसलिए 10 महीने का एवरेज करके उसका 50% दिया जाता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड एकदम से डाउन ना हो, क्योंकि एकदम से आपका लाइफ स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा तो आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे। ये तय है, मतलब ये फिक्स है। आप खुद देखिए, आप 2 लाख रुपए भी पाते हैं और आज आप सड़क पे आ जाए 2 हज़ार रुपए महीने मिलने लग जाए, आप जी नहीं पाएंगे, समाज में मुंह नहीं दिखा सकते, आपको शर्म आएगी, बल्कि आप सोच में ही ऑटोमेटिकली थोड़े दिनों बाद डेथ हो जाएगी आपकी। लेकिन 2000 वाले भी आज हंसते खेलते हैं, आप गली में देखेंगे 2000 रुपए वाले भी हंसते खेलते मिलेंगे आपको। जब 2000 रुपए वाले जी लेते हैं गली में रहने वाले, तो हम क्यों नहीं जी सकते 2000 में? क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ स्टैंडर्ड 2 लाख रुपए का, 2000 में कैसे जिए? तो सेम चीज है कि 30% फिटमेंट दे दिया, 78.2 दे दिया, मतलब क्या है कि आज का हमारा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा दिया BSNL ने। आज तो बोल दिया आपको टोटलिटी में, आज का सर्विंग बेनिफिट आपका टोटलिटी में दे दिया, लाइफ स्टैंडर्ड आपका बढ़ गया। रिटायरमेंट बोलते भाई रिटायरमेंट हम नहीं देंगे, हम 0 दे देंगे रिटायरमेंट, हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा भैया मेरा सर्विंग बेनिफिट भी कम कर लो, नहीं तो मैं 60 साल बाद मर जाऊँगा। अगर 60 साल में मुझे 50 हज़ार मिल रहा होगा तो मैं 25 हज़ार में काम चला लूँगा, लेकिन 60 साल के समय मुझे अगर 5 लाख मिल रहा होगा तो मैं 25 हज़ार में काम नहीं चला पाऊंगा। तो बेहतर तो यह होगा कि आप मेरा सर्विंग बेनिफिट भी कम कर लो अगर पैसे नहीं है तो, या फिर सर्विंग बेनिफिट से कहीं एडजस्ट करके रिटायरमेंट बेनिफिट को एक कंप्रोमाइज करो। आप तो मुझे स्लो पॉइजन दे रहे हो, आप 30% फिटमेंट मुझे नहीं दिया, 78.2 नहीं दिया, आपने मेरे 60 साल के बाद मरने की व्यवस्था कर दी।
आज स्टैंडर्ड मेरा बढ़ा दिया ताकि मैं 60 साल बाद आसानी से मर जाऊं, उसके बाद जीने की जरूरत नहीं है। ऐसी कॉन्स्पिरेसी बीएसएनएल बोर्ड कर रहा है, ये क्या हम बर्दाश्त करेंगे? अरे पैसा नहीं है तो फिटमेंट कम कर लेते। हालांकि पैसे से कोई लेना देना नहीं हो, डीपी के ऑर्डर है, पैसे का कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैंने अगर एक बात मान ली कि पैसा नहीं तो आपका एक काम करते 28% फिटमेंट कर लेते, 2% सबका फिटमेंट रोक लेते, तो हमारा 12% ऐसे ही सुपरनेशन में चला जाता। वो नहीं करेंगे भाई साहब, क्यों? क्योंकि फिटमेंट रोकेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, सुपरनेशन रोकेंगे सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। डीपी कहता है कि पक्ष लॉसेस तब तक आप एक्सटेंड नहीं कर सकते जब तक आपका रिटर्न बेनिफिट कंप्लीट ना हो। आपने पक्ष लॉसेस भी एक्सटेंड कर दिया, आईटीएस को तो फुल कर दिया और एग्जीक्यूटिव्स को भी कुछ पार्ट में कर दिया। हमारे रिटायरमेंट के लिए बोलते